अब हम इनवाइट करते हैं भूषण भाटी जी को, हु इज बीन लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग लाल किताब फॉर 25 इयर्स नाउ। बहुत बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। मैं उनको एक अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजती हूँ, आप प्लीज वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और लाइव आ जाए। वेरी वार्म वेलकम भूषण जी। नमस्कार जी सबको। सबसे पहले तो मैं अपने ईष्ट देव को याद करता हूँ जी, दुर्गा माता को, और उसके बाद मैं पंडित रूपचंद जोशी जी का शत नमन करता हूँ, जिसकी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं और अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपकी फाउंडेशन है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया सभी लोगों को, मिरल फाउंडेशन जो है, और आपने ऐसे लोगों को शायद जो कि ऑनलाइन आने से डरते भी हैं, उनको आपने इस प्लेटफॉर्म पे जमा किया। और उसके बाद मैं उन सभी वक्ताओं का, स्पीकर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया और साथ ही साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हमारे साथ शेयर की हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस उन्होंने बताए हैं। तो उन सब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो आज मैंने जो विषय चुना था, मंगल के बारे में मैंने विषय चुना था अपना, कि मंगल को हम लाल किताब की नज़र से कैसे देखते हैं। तो कोई भी विषय हम जो लेते हैं लाल किताब में, अपने आप में बहुत बड़े और गहरे विषय हैं, गहन विषय हैं। तो मैंने कुछ अपने हाशिया भी नोट बनाए हैं, कुछ आउटलाइंस बनाई हैं अपनी, ताकि मैं अपने विषय से भटकूं नहीं और उस विषय के इर्द गिर्द रहते हुए ही मैं जो भी आपको बता पाऊंगा, शेयर कर पाऊंगा, वही मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो यही कि लाल किताब को समझना आसान काम नहीं है, क्योंकि गैबी किताब है। तो क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जब मैं आया हूं तो मैं गैब की बात तो नहीं करूंगा, यानी कि दैवीय ताकत या ईश्वरीय ताकत की बात मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ सिंपल वे में जो फैक्ट्स, फिगर और डेटा है वो आपके सामने रखूंगा मैं। ठीक है जी। और ये मेरा एक बचपन से ही प्रैक्टिस रही है कि मैं किसी भी विषय को जब जानना चाहता हूँ ना, तो मैं उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं पहले उनको जमा कर लेता हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं सबसे पहले आपको मंगल के बारे में जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और आप अगर कुछ नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि आज मंगल बद के बारे में काफ़ी बात हो चुकी है। तो मैं कुछ जो चीज़ें मैंने प्लान की थी वो मैं शेयर शायद ना करूं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको विषय के और पास और गहराई में ले जाने में मदद करेगी। मंगल एक नरग्रह है, हम सब जानते हैं, और लाल किताब में मंगल को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक नेक हिस्सा और एक बद हिस्सा। ठीक है जी। तो मंगल नेक को हम जो है अगर समझें, तो मंगल नेक के जो देवता हैं वो है हनुमान जी। शहद, दान, परोपकार, दोस्त, भाई, ये सब जो है मंगल नेक के कारक कह सकते हैं आप इनको, या इनकी हैसियत और इनकी इनसे ताल्लुकात के द्वारा ही आप जान सकते हैं कि मंगल नेक है या मंगल बद है। अगर मंगल बद की बात करें तो जो शिवजी महाराज यम के ऊपर जो बैठे हुए शिवजी महाराज है, वह मंगल बद का प्रतीक है। जहर, हिरन, ऊंट, चीता, ताए, चाचे और मामों, ये सारे जो हैं हमारे मंगल बद के कारक हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने कुछ फैक्ट्स और फिगर्स पहले डिलीवर करने हैं आपको, ताकि आप खुद जज कर पाएंगे, क्योंकि मेरा पर्पस है कि मैं वो लॉजिक आपको दे दूं कि आप समझ पाए किसी ग्रह को। ठीक है। तो अब जो लाल किताब में क्या है कि आप सब जानते हैं कि राशियां नहीं है,
लेकिन राशियां हैं, क्योंकि लाल किताब में हम काल पुरुष कुंडली को फॉलो करते हैं, और उस कुंडली के अंदर जो काल पुरुष कुंडली हम बनाते हैं, उसके अंदर जो हाउसेज हैं वो फिक्स्ड राशियां ही है बेसिकली। जैसे पहली राशि मेष ले ली हमने, दूसरी तीसरी, इस तरह से सो ऑन। तो राशियों की प्रेजेंस है, लेकिन वो एक फिक्स्ड हाउसेज है, वो चलेमान नहीं है, वो इधर उधर मूव नहीं करती है, वो फिक्स्ड है। ये बात हमें समझनी है। मैं एक्चुअली कोशिश करूंगा कि मेरा विषय जो है वो इस तरह से रहे कि आपको समझ पाए आप हर तरीके से, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है जी। अब हमें मालूम है कि पहली और आठवीं राशि जो है, यानी कि पहला घर और आठवां घर जो है, वो मंगल की राशि है, जो कि फिक्स्ड है। ठीक है ना। अब खाना नंबर 1 जो है वो किस्मत को जगाने वाला ग्रह भी है। ठीक है जी। और यहाँ पर ये ग्रहफल का भी है, क्योंकि आपको मालूम है लाल किताब में हम राशिफल और ग्रहफल को बहुत मान्यता देते हैं। ग्रहफल को हम बोलते हैं कि वह उपाय के काबिल नहीं है, और राशिफल शक की हालात में अगर हो तो उसका हम उपाय कर लेते हैं। इसी प्रकार खान नंबर 1 और 8 में बैठा हुआ मंगल ग्रहफल का बन जाता है। अब पक्के घरों की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो पक्के घर जो हैं जी, तीसरा और 8वां। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, राशि की अगर बात करें तो यानी कि राशि मालिक जो है उसकी तो जमीन है, और उसके ऊपर जो भी बैठा हुआ है, मतलब जिसका वो पक्का घर है, वो उस जगह पे अपना मकान बनाकर बैठा हुआ है। तो यानी कि हर खाने में 2 ग्रहों के तो असर वैसे ही है। ठीक है जी। अच्छा, देखिए, लाल किताब की ग्रामर अपने आप में बहुत ही बड़ी ग्रामर है, जिसको अगर आप किताबों को पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं, ठीक है, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी जो ऑलरेडी कई सालों से, कई वर्षों से अगर लाल किताब पढ़ रहा है, वो अगर अपना अनुभव भी आपको देता है ना, तो उस अनुभव को अनुभव करने के लिए भी समय चाहिए आपको। ठीक है जी। तो ये जितना आप समझ पाए, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं गागर में सागर जैसा कुछ काम करूं, ताकि डिलीवर कर पाए एक्चुअली में जो हम यहाँ करना चाह रहे हैं। और इससे आप समझ भी पाएंगे कि लाल किताब जो लोगों ने टोने टोटके की या उपायों की किताब बना दी है ना, वैसा नहीं। लाल किताब में पूरे के पूरे साइंटिफिक लॉजिक है। आप सोचिए, एक व्यक्ति ने आपको बोला कि लेड की गोलियां अपनी जेब में रख लीजिए, और वो इफेक्टिव है बिल्कुल। एक जगह उन्होंने बोला कि 7 जगह की मिट्टी की गोलियां रखिए और वहां रखाइए, और वो काम करती हैं चीजें। तो ये उपायों के पीछे मत भागिए, जब आपको ग्रामर समझ आएगी, उपाय आप खुद बना पाएंगे। लाल किताब की अपनी महादशा है, लाल किताब का अपना 35 साला चक्र है, लाल किताब के अपने मेथड है कुंडली को संशोधित करने के। अगर आप ग्रामर को समझ पाएंगे तो आप हर चीज को फॉलो कर पाएंगे और इफेक्टिवली आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है जी। तो अब आगे हम बात कर रहे थे, पक्का घर जो है वो 3 और 8 है। नीच घर की बात करें तो चौथे घर में, ठीक है ना, चौथे घर में जो मंगल है वो नीच हो जाता है। अब देखिए कितने मजे की बात है कि जिस चंद्र के रहते हुए मंगल बद नहीं होता, और उसी घर में वो नीच हो जाता है। ठीक है जी। उच्च घर है जी 10वां, क्योंकि शनि ने अपने घर में मंगल को उच्च रहने की ताकत दे दी है। हालांकि मंगल खुद जो है शनि से शत्रुता बरतता है। अब अमूमन या अक्सर मंदे घरों की अगर बात करें तो 4 और 8 में मंगल बुरा ही माना जाता है। ठीक है जी। क्योंकि आप ये देखिए कि लाल किताब का क्या असूल है। हम कहते हैं कि मंदे घर कैसे देखें, मंदे ग्रहों को कैसे समझें। तो एक बड़ा सिंपल सा मेथड है जो हम बात कर सकते हैं, कि जब भी कोई ग्रह किसी घर में बैठ जाता है, उसका राशि मालिक और जहां पर वो ग्रह बैठा हुआ है उसके हालात और उस पर पड़ने वाली दृष्टियों, तीनों चीजों को आप देख लीजिए। ठीक है जी। अभी लंबी चौड़ी ग्रामर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। देखिए, हो सकता है मैं बड़ा नीरस तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स और फिगर डिलीवर कर रहा हूँ। अगर आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी गहराई बहुत कम समय में और बहुत जल्दी समझने में आप सक्षम हो जाएंगे।
ठीक है जी। तो हम बोलते हैं अमूमन मंदे घर, क्योंकि कोई भी ग्रह कहीं बैठा हुआ अच्छा भी हो सकता है और वहीं बैठा हुआ वो मंदे असर भी दे सकता है। ये सारा का सारा ग्रामर का खेल है, ठीक है, जिसको हमें समझना है। अब अगर अच्छे में ग्रहों की बात करूं तो 1 से 3 तक मंगल अच्छा, 5 से 7 मंगल अच्छा, 9 से 12 मंगल अच्छा। ठीक है जी, बाकी तो ग्रामर की बात है। अब ना यहाँ पर एक साथ साथ मैं कुछ और बोल दूं, हालांकि मैं इसीलिए विषय को लेके चलता हूँ कि मैं भटक ना जाऊं। लाल किताब की भाषा समझनी सरल नहीं है, और वो क्यों नहीं है इसको समझिए आप। जिस समय लाल किताब लिखी गई थी ना, सिंपल लोग थे, सिंपल खाते थे, सिंपल बोलते थे और सिंपल समझते थे। लेकिन आजकल की समय में हम लोग थोड़े कैलकुलेटिव हो गए हैं, चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करना जान गए हम लोग। तो हम उस भाषा को पढ़ने के बाद भी ना उसको हम कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझ जाते हैं, जबकि आप पढ़िए उनको किताब को, बहुत सरल तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं, अच्छे ग्रहों की हमने बात कर ली। राशिफल का, यानी कि जहाँ काबिल उपाय है वो है चौथा और छठा घर, जहां पर मंगल की आप रेमेडीज कर सकते हैं। अब इसके मित्र ग्रह समझने बहुत ही जरूरी है, सूर्य, चंद्र और गुरु। इस चीज को आप ऐसे समझिए, सूर्य अगर ईमानदारी है, और बृहस्पति जो है वो धर्म, और चंद्र दया। मंगल वही नेक है जिसमें इन तीनों चीजों की खसलत पड़ी हुई है। यानी कि अगर व्यक्ति नरम दिल का, ठीक है जी, दयावान और धर्म की पालना करने वाला अगर व्यक्ति है, तो वो मंगल नेक का ही व्यक्ति है। अब हम हमेशा इस बात की बहस में पड़ते हैं कि किसका मंगल नेक है, बद है ना। तो अगर व्यक्ति की कुंडली में मंगल बद भी है, तो भी वो अपने कर्मों के द्वारा इन तीन खासियतों को अगर वो लेके चलता है, तो उसका मंगल नेक ही है। जो अपने भाइयों दोस्तों की परवरिश में, तरक्की में अपने आप को संभाले, उनके साथ जुड़ जाए, ऐसे व्यक्ति का मंगल नेक ही होगा। ठीक है जी। अब शत्रु ग्रह की बात कर लेते हैं जी। बुध और केतु शत्रु हैं जिनके। बुध और केतु अगर मंगल को मिल जाते हैं, तो उस समय चाहे उसको चंद्र की मदद मिले, चाहे सूर्य की मदद मिले, तब भी वो बद ही कहलाएगा। अब देखिए, कोई भी चीज ना अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि लाल किताब जो है एक कंडीशन बेस्ड बुक है। अगर आपको मैं एक सिंपल भाषा में बोलूं, तो लाल किताब पूरी की पूरी बिल मुकाबिल और बा मुकाबिल पर आधारित है। हर चीज बिल मुकाबिल बा मुकाबिल। बिल मुकाबिल बा मुकाबिल है क्या? जब दो मित्र आपस में बैठ जाए और उनकी जड़ों में किसी एक का शत्रु बैठ जाए, तो वही बैठे हुए दो दोस्त भी आपस में शत्रुता का बर्ताव करेंगे। पूरी की पूरी किताब आप उठा के कहीं से भी पढ़ लो, आप उसमें बिल मुकाबिल बा मुकाबिल आपको एक कंसेप्ट बता दिया उन्होंने, बिल मुकाबिल बा मुकाबिल, उसके बाद इंप्लीमेंट करते रहो जितना करना है। कोई एंड ही नहीं इस चीज का। पितृ ऋण भी इसी तरह से बन रहे हैं, कुंडली में हर चीज ऐसी बन रही है। तो विषय को समझें। और हर कोई क्या है कि भाग रहा है लोगों के पीछे सीखने के लिए, जबकि आप सेल्फ स्टडी से जो अचीव कर सकते हैं वो कहीं भी कैसे भी नहीं कर सकते आप। हाँ, एक सार्थक गुरु के रहते हुए आप उन चीजों को कम समय में और अच्छे से हासिल कर सकते हैं, ये सच्चाई है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता भी है। और लेकिन साथ साथ हमें ये भी समझना है कि ज्योतिष का असली मतलब है रास्ता दिखाना, भाग्य बदलाना, ना कि भाग्य बदल ही जाएगा या बदल ही देगा वो। और आज हमारे जो कुंवर जी ने बोला, मैं उनकी एक एक बात से सहमत हूँ। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जो बातें कही, हालांकि हो सकता है कई लोगों को बुरी भी लगी हो, लेकिन उनका एक एक शब्द जो है मेरे दिल में उतर गया। तो अब कोई भी ज्ञान आप लें, वो अपने आप में संपूर्ण है। अगर आप लाल किताब सीखना चाहते हैं तो 39-40 जरूर पढ़ें।
साथ में 41 पढ़े, 42 पढ़े, इस तरह से ज्ञान को पूरा करें आप। ठीक है जी। तो अब आगे हम बढ़ते हैं इसी विषय के साथ। और मित्र ग्रह समझ लिए, शत्रु ग्रह समझ लिया हमने। बराबरी के ग्रह शुक्र और शनि है मंगल के लिए। बराबरी के ग्रह हैं। मंगल शत्रुता करता है शुक्र से, ओ सॉरी शनि से। राहु जो है मंगल के साथ बैठा हुआ चुप हो जाता है, या मंगल अगर 12वें में आ जाए तो उस समय उस कुंडली में राहु बोलता ही नहीं। यहाँ एक चीज और समझनी है ग्रामर की। मैं कुछ ऐसे मतलब ना कई चीजें मैं बीच में स्किप कर जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग जानते हैं बातें, तो मैं ऐसी बातें करना चाहूंगा जो कि लोग अक्सर नहीं जानते हैं, समझते हैं। आप इनको डिफरेंस को समझिए। अब राहु केतु का काम क्या है? हमारे कर्मों का निपटारा करना, है ना। वकील की तरह ना, गवाह है, वकील है, शनि के पास ले जाते हैं कि इसने ये अच्छा किया, ये बुरा किया। अब राहु अगर कुंडली में चुप ही हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है। जो बुरे कर्म किया उसका तो फल ही नहीं मिलना फिर उसको। अब 12वें में जब मंगल आया तो राहु तो बोलेगा ही नहीं। तो ये चीजें आप समझिए, ठीक है। अब हर ग्रह का एक दिन, समय या वार फिक्स किया गया है। तो मंगल को जो दिया गया है वो मंगलवार ही है, लेकिन 11 से 1 बजे का समय जो है वो मंगल का है। ठीक है जी। जन्म समय का बहुत महत्व है लाल किताब में। अगर इसी वक्त पे बारिश या बादल आ जाए तो वो फिर दोपहर तो रही नहीं, धूप तो रही नहीं, तो वो समय जो है फिर मंगल नहीं रहेगा। लेकिन हमें पक्की दोपहर की बात करनी है, पक्की दोपहर जो है जिसमें कि आसमान में सूरज भी चमक रहा है, और ये जो समय मैंने बोला वो समय जो है मंगल का समय कहलाएगा। ठीक है जी। अब सूर्य बुध अगर मसनूई होके, अब देखो मैं एक एक वर्ड जो है गोल्डन वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पर, आप सुनिएगा इसको। किसी कुंडली में जब ओरिजिनल कोई ग्रह नष्ट हो जाता है तो मसनूई का प्रयोग किया जाता है उस समय। बात की गहराई को समझिए अगर आप समझ पाए तो। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि मंगल नेक, जिस कुंडली में सूर्य बुध मिल जाए वहां पर मंगल नेक बन जाता है। और अगर किसी कुंडली में सूर्य शनि मिल जाए तो वहां मंगल बद का मतलब स्थान माना जाता है। समस्या क्या होती है कि इतने सारे कॉम्बिनेशन को समझना आसान नहीं है, और लोग अक्सर अपनी कुंडली में यही ढूंढते रहते हैं कि जी मेरा बताइए मंगल नेक है कि बद है। क्याफा मिला लेना, खाली होंठ देख के आप बता सकते हो नीचे का जो होंठ है वो मंगल बद का है और ऊपर का जो है वो मंगल नेक का है। अगर दोनों होंठ बराबर हैं तो व्यक्ति जो है सुंदर है, दोनों होंठ बराबर है तो वो व्यक्ति जो है मंगल नेक का इंसान है। यानी कि उसका पता लग जाएगा कितना हावी है मंगल नेक और कितना मंगल बद उस पर हावी है। ठीक है जी। अब कंधे, अगर कंधे मजबूत हैं, छाती मजबूत है उस व्यक्ति की, पेट उभरा हुआ है और टांगे उसकी थोड़ी सी हल्की हैं, तो व्यक्ति पूरी तरह से प्रबल जो है आपका मंगल से प्रभावित व्यक्ति है वो। लेकिन अब वो नेकी की तरफ है तो बदी का तो एक ही काम है, उसके दिमाग में हमेशा शैतानी, अच्छी बात तो कभी आ ही नहीं सकती मंगल बद वाले इंसान की। वो तो हमेशा सोचेगा इसका कैसे बुरा करूं, उसको कैसे बुरा करूं। अगर मंगल नेक वाले को आपने सुई पहुंचा चुभो दी ना तो वो तलवार लेके आएगा आपके पीछे। ठीक है जी। और मंगल नेक वाला व्यक्ति जो है वो छोड़ देगा, क्षमा ही उसके लिए सब कुछ, सर्वोपरि है। तो लाल किताब अगर आप पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे, उसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं जो कि आपको बहुत आकर्षण पैदा करेंगी। क्योंकि लाल किताब जीवन को कैसे जिया जाए इसको सिखाती है, ना कि सिर्फ ये बताती है कि उपाय कर लो। कर्म सुधार लो पहले तो अपने भाइयों से बना लो। ठीक है। तो अपने दोस्तों से दगाबाजी मत करो, इससे बढ़ के क्या हो सकता है बताइए मेरे को। अब एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो अपने भाइयों से तो कह रहा है कि मेरा भाई जो है वो जो है प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया उससे। अब उसको मंगल नहीं करना है, बताओ कैसे करोगे आप। ठीक है ना। तो ये समस्याएं हैं कि हम अपने कर्म नहीं सुधारना चाहते, हम क्षमा या फिर देना नहीं चाहते, हम सिर्फ लेना चाहते हैं। ठीक है। अब हम हाथ पर
समझें अगर, ये जैसे मेरा हाथ है, तो ये जो स्थान है ना, ये वाला, यहाँ पर मंगल नेक का स्थान होता है, ये बिल्कुल ये रहा। और इसके बिल्कुल अगर सामने चले आएंगे ना, तो ये मंगल बद का स्थान होता है। अगर ये हिस्सा जो, अब देखो क्याफा, या अगर आप 39-40 उठा के पढ़ेंगे, आपको इंजॉय करेंगे आप रैली अपने आप, उसको पढ़ना भी आप, इतना सिंपल सब चीजें हैं। अब जितने भी तिकोने निशान होते हैं ना, तिकोने निशान चाहे ऐसे हों चाहे वो कंप्लीट हों, ये जो 3 वाला हादसा है ना, ये बड़ा हिंसा, ये बड़ा खतरनाक है। शिव जी की जब तीसरी आंख खुलती है ना, तो विनाश ही करती है सिर्फ वो, ठीक है ना। तो ये 3, 13, 8, ये सारे के सारे बड़े खतरनाक हिंसे हैं ये। और मंगल नेक यानी कि चकोर, स्क्वायर, ठीक है ना, जहां पर राहु का कोई काम ही नहीं है, वही सबसे बढ़िया नेक मंगल है जी। तो हाथ में हमने समझा कि ये जो हिस्सा है ये मंगल नेक का। अब मंगल नेक से जो भी शाख निकलेगी, वो जहां जाएगी वो हमेशा बेहतरी की तरफ ले जाएगी, और मंगल बद से जो रेखा जुड़ जाएगी वो हमेशा नुकसान देगी। और तिकोना जहां भी होगा ना, ये तिकोन चाहे ऊपर को मुंह हो चाहे नीचे को मुंह हो, वो हमेशा बदी का इशारा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हमें समझनी है, ठीक है। अच्छा, अब हाथ पर मंगल नेक का स्थान हमने समझ लिया कहाँ है जी, ठीक है। और इसके बाद अगर इंसानी जिस्म की बात करें तो लीवर, है ना, जिसको जिगर हम बोलते हैं, वो भी क्या है, मंगल का इंसान में एक अंग है, शरीर है, ठीक है उससे। अब मैंने आपको बता दिया कि नेक नियति वाला जो व्यक्ति बेईमान ना हो, फरेब ना हो, झूठा ना हो, इंसाफ, सबसे जरूरी जो बात समझनी है, मंगल जो है वो इंसाफ चाहता है, इंसाफ ही करता है वो, इतना नेक साफ सुथरा आदमी है वो मंगल, उसका बदी से कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ मैं हट के एक लाइन और जोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है समय का भी है, समय का ध्यान नहीं रहेगा अदरवाइज हमें, क्योंकि विषय ऐसा है कि जब बोलने लगते हैं तो आदमी बोलता ही चला जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी हर बात का एक वेटेज हो, उसका एक मीनिंग हो। मंगल जब शनि को देखता है ना, तो अब शत्रु तो मंगल कर रहा है शनि से। अक्सर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोगों ने पूछते हैं मेरे से, जब मंगल शनि को देखता है, तो शनि इकलौता ऐसा, मतलब शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि नेकी बदी दोनों ताकतें हैं, चालाकी है, लेकिन मंगल में चालाकी नहीं है। तो मंगल जब शनि को देखता है ना, तो वो अपनी ताकत शनि को ही दे देता है, जैसे कि बुध करता है। इसलिए जब मंगल शनि को देखता है तो हम कहते हैं जी मंगल तो शनि से शत्रुता कर रहा है। अब मंगल के बिजनेस, कारोबार, आशाएं क्यों नहीं फल रही आदमी को? वो इसलिए नहीं फलती क्योंकि जब मंगल शनि को देखता है तो अपनी ताकत वो शनि को ही दे देता है, और ऐसे में व्यक्ति को शनि से संबंधित कारोबार ही फलते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैं क्योंकि मैटर तो बहुत है जी मेरे पास बोलने के लिए, कि मंगल की महादशा 7 साल की होती है, जिसमें 3 साल वो नेक और 4 साल बद। और महादशा के वक्त मंगल की जो दृष्टि है ना, वो चौथे और आठवें में, अब जहां वो बैठा वहां से चौथे और आठवें जाएगी। अदरवाइज ये दृष्टि बिल्कुल इंप्लीमेंट नहीं करनी है आपने, ठीक है जी। कई लोग क्या करते हैं कि वो पढ़ लिया और वैदिक वाली भी दृष्टियां, ये भी वो काम नहीं करना बिल्कुल भी आपने, ठीक है जी। अब 35 साला चक्र की अगर बात करें, 35 साला चक्र में 6 साल जो है मंगल के हैं, जो कि 28वें साल से शुरू होंगे। अब अगर मंगल कुंडली के अंदर सोया हुआ है और वो खुद ब खुद जाग जाए अगर, तो वो अपने आखिरी साल में, 6वें साल में, बाकी जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो उसके मित्र हैं चाहे शत्रु हैं, सबका वो असर खराब ही कर देगा। और वैसे भी मंगल की एक खासियत है, अगर वो बदी पे होगा तो कुंडली में बैठे हुए अशुभ ग्रहों के द्वारा अपना असर देगा, जाहिर करेगा। और अगर शुभ होगा तो कुंडली में बैठे हुए नेक ग्रहों का असर और बढ़ा देगा, ठीक है जी। तो अब इसको
ऋण की बात कर लें, मंगल के घरों यानी 1 और 8 में बिल मुकाबिल उसके शत्रु अगर बैठ जाए तो ऋण लग जाता है। लेकिन ऋण कोई भी अगर आप देखेंगे तो उस समय आपको 2, 5, 9, 12 को जरूर देख लेना है। ठीक है, तो विषय थोड़ा बोझिल ना हो जाए तो थोड़ी सी कहानी कर लेते हैं जी, है ना। तो क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आप मैं आपको सीधा सा ना 2-4 रूल बता देता हूँ कुंडली में। ठीक है, लाल किताब ने पढ़ा होगा आपने कि कोई भी 2 परस्पर शत्रु, जैसे बुध और केतु, बुध और केतु जो है वो शत्रु हैं मंगल के। ठीक है, अगर वो बैठ जाए इकट्ठे, ठीक है, या सूर्य शुक्र इकट्ठे बैठ जाए मंगल के साथ, याद रखिएगा मंगल के साथ, तो मंगल बद नहीं रहेगा। ठीक है जी। और ऐसी कोई और आप, अच्छा एक चीज मेरे को बतानी यहाँ पर मंगल बद को हम क्या कहते हैं, हम लाल किताब में बार बार लाइंस पढ़ते हैं जी, सूर्य की मदद मिल जाए, सूर्य की मदद मिल जाए तो मंगल जो है बद नहीं रहता। लेकिन आप सोचिए, मंगल बद को अगर सूर्य की ताकत मिल गई ना तो वो बदी ऐसी करेगा कि सब फाड़ देगा। ये लाइन आपको शायद पहले नहीं सुनी होगी आपने। सूर्य क्या है? हिम्मत है, हिम्मत। और जो आदमी बदी पे उतरा हुआ है, अगर उसको वो हिम्मत मिल गई तो वो क्या करेगा, सबको चीर फाड़ देगा ना। ये वाली बात समझिए आप। एकमात्र चंद्र ऐसा ग्रह है जो बद मंगल को रोकता है, और नेक मंगल को बदी की तरफ जाने से बुध रोकता है। अगर आपके हाथ में ये जो सर रेखा है ना, अगर उत्तम है तो मंगल आपका बदी नहीं करेगा। ये लाइन गोल्डन वर्ड्स है, लिख लीजिए। ये मेरे कोई अपने नहीं है जी, ये सारी सारी लाल किताब कहती है। मैं लाल किताब से परे नहीं हूं। मैंने लाल किताब पढ़ी और आपने पढ़ी नहीं, जिनको ये नहीं पता। तो आप लाल किताब पढ़िए। और मैं विषय को अगर आप कहें तो यहीं छोड़ देता हूँ, अगर आप कहें तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, जैसा आप इजाजत है मुझे, क्योंकि नहीं, विषय अभी आप यू कैन कंटिन्यू फॉर 5 मिनट्स। ओके, यू आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ, थैंक यू सर, अगर थैंक यू। अगर आपका कुछ टॉपिक है बोलना बाकी है तो यू कैन कंटिन्यू। बहुत अच्छा टॉपिक आप लेके आए हो। ठीक है सर, ठीक है। अब सूर्य अगर 6 में होगा तो मदद दे पाएगा। ठीक है, अब चंद्र अकेला अगर 3 में होगा तो मंगल बद नहीं होगा। अगर ऐसे में चौथे में मंगल होगा तो भी बद नहीं होगा। अब यहां मैं एक और बात बता दूं आपको कि चौथे घर में जो अगर सपोज करो मंगल नेक है या बद, ये हालात आपने देखने हैं। चौथे घर में बैठा हुआ जो भी ग्रह होगा ना, उसकी हालात से आपको पता लगेगा कि मंगल बदी पे है या नेकी पे। नाभि का हिस्सा जो है ना, चौथा घर, नाभि, ये सूर्य की राजधानी, यानी कि नाभि से नीचे का हिस्सा केतु का और ऊपर का जो है राहु का। सेंटर जो है मंगल है, नाभि। तो वहां बैठा हुआ जो ग्रह है वो एक तरह से, देखो ये कंडीशन कब लागू होती है, जब अगर कुंडली में मंगल अकेला बैठ जाए तीसरे में, या कहीं भी अकेला पड़ा हुआ है, दृष्टि से हर तरीके से खाली है वो, तो उसको बोलते हैं बकरियों में पला हुआ शेर। यानी कि शेर की खुराक क्या होती है, बकरियां होती हैं। लेकिन ऐसा शेर जो बकरियों की खुराक यानी कि घास फूस पे जिंदा है, तो ऐसे में उसकी नेकी बदी जो है चौथा घर ही बताएगा। यानी कि आप देखो, समझो इस बात को। हम क्या करते हैं, उठ के क्वेश्चन पूछते हैं कि जी मेरा मंगल यहाँ फलाना, यहाँ तो उपाय बताओ। मतलब लाल किताब सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है। एक कुंडली को संशोधित करने के लिए बहुत बहुत मेथड है। कमल किशोर जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया। ठीक है, इसके अलावा लगन को एक आगे एक पीछे करना, है ना, जो निशानियां जितनी भी आप बैटिंग लगाते हैं वो सारी इसी काम के लिए कि सिर्फ संशोधन कर लें आप कुंडली का। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। मैं एक और विषय, वैसे तो मंगल बद की कई और पहचाने देखने के लिए है ना, और अगर एक मैं विषय और जोड़ दूं इसके साथ, शनि जो है वो आंख की बिनाई है, नजर। जैसे अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। ठीक है ना, शनि अगर बदी करेगा ना तो वो देख के करेगा ना, लेकिन अगर मंगल बद वाला व्यक्ति है ना, अगर खराबी करेगा तो अपनी सोच से ही पता नहीं कहाँ कहाँ पहाड़ तोड़ देगा। ऐसी ताकत होती है मंगल बद के अंदर।
जब मंगल बद बदी भी आता है ना, तो वो आदमी को जिंदा जला देता है लकड़ियों की तरह, यानी कि पूरा का पूरा कबीला खानदान सब तुखम का बीज बोलते हैं इसको। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप समझिए। अब मैं कुछ लाइनें पढ़ रहा हूँ जी। जब मंगल को सूर्य और चंद्र की मदद मिल भी जाए, परंतु उसी समय यदि शनि या मंगल के शत्रु ग्रहों का साथ हो जाए तो भी मंगल बद ही कहलाएगा। जैसे बुध केतु साथ होगा, है ना, मंगल तो बद ही हो गया। एक और कंडीशन आप समझिए कि अगर 3 4 8 की बात करें, 3 4 8, ठीक है, 3 4 8 में जैसे सपोज करो किसी भी एक घर में तो मंगल हो और बाकी के 2 घरों को बुध और केतु घेर लें, तो वो मंगल बद ही है। ऐसी ही बहुत सारी कंडीशंस हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, किसी से सुनने पूछने की जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ किताब के अंदर है। ठीक है ना। अब यहाँ पर है, गृहस्थी के जीवन में आराम ढूंढने के जमाना में लड़ाई भिड़ाई की हालत, ताए चाचे साथियों वगैरह से नेक मोहब्बत ताल्लुकात के जमाना। ठीक है ना। अब देखो, परिवार में हमेशा लड़ना भिड़ना, लड़ाई झगड़ा, है ना, ये परेशानियां, ये क्या है, मंगल बद ही तो है। खुशी नहीं आ रही कोई जीवन में, तो इस डैमेज को कंट्रोल करना, पहले ही पकड़ लेना बहुत जरूरी है। बद मंगल का एक ही काम है, उसने सिर्फ झगड़े के लिए ढूंढना है, रास्ते में चलता रहता भी झगड़े के रीजन ढूंढ लेगा वो। और मंगल नेक सबको जहां जाएगा खुशियां बांटता जाएगा, सबको खुशहाल करता आशीर्वाद देता हुआ जाएगा। तो ये इस तरह से आप समझें इस चीज को। अब 32 दांत वाला तो कह के बुरा करेगा, और जो मंगल बद वाला शख्स होगा अपनी सोच से ही सब बर्बाद कर देगा। उसकी कभी भी सोच दिमाग में पॉजिटिव आ ही नहीं सकती, हमेशा ईगो, अकड़ खान, अयाश, यही काम होते हैं उसके। एक और बात, अगर कोई व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ संबंध बना लेता तो वो भी मंगल बद कर लेता अपने अगले 3 साल के लिए। ये बात भी समझिए, शादीशुदा औरत मंगल बद। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं कि कुंडली में मंगल बद होगा तभी मंगल बद है, आप कर्मों का ही तो बेस है सारा कुछ ये, तो इसको भी ध्यान रखना आपने। अब एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है जिनको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जो कि लाल किताब से मैंने उठाई है। मंगल बद और मंगलीक 2 भाई। ठीक है जी। अब क्या होता है, मंगलीक क्या है, मंगलीक जो जनानी, सास, माता, इन औरतों पे जो कष्ट देता है, परेशान करता है। और जो मंगल बद है उसका क्या काम है, जान और दौलत पर हमेशा भारी। ठीक है ना। तो ये समझना है कि मंगलीक क्या है और मंगल बद क्या है। मंगल बद पैसा भी उड़ा देगा, जान पे भी, हर चीज पे, और मंगलीक जो है वो मारेगा मर्द और औरत को सिर्फ, दौलत पर भारी शायद ना हो। ठीक है जी। बिल मुकाबले की कंडीशन है सारी वही देखनी पड़ती है। मंगलीक को शनि का भाई लेते हैं, और जो बद है वो लड़का है शनि का। देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है। और जो मंगल बद है वो 4 8 को मारता है, और जो शनि का भाई है ना वो सिर्फ एक को मारता है, एक ही घर, कौन सा घर, चौथा। ठीक है जी। तो अब हम कुछ ऐसे हालात की बात कर लेते हैं कि पेड़ के ऊपर किसी, मतलब घर के ऊपर किसी पेड़ का साया, वो कीकर भी हो सकता है, बेरी भी हो सकती है, या पिछली दीवार के साथ एक पीपल जो बुरी हालत में है, ये सारे मंगल बद की निशानी हो जाएगी। दक्षिण का दरवाजा। ठीक है। और क्लोज करते हैं इसको, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा, बहुत गहरा विषय है। सिर्फ उपाय की अगर बात करें मंगल बद के लिए, ऑल टाइम रेमेडी अगर बात करें तो ये जो हमारी फिंगर है ना, ये फर्स्ट फिंगर, ये होती है जी अग्नि की। जब इससे हम ये करते हैं ना, तो हमारे मसूड़े जल सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये जो मिडल फिंगर है ना जी, जो ये मध्यमा हमारी है, इससे सुबह उठते ही अपने दांतों को या तो गंगा जल से या प्लेन वाटर से क्लीन कर लें आप। सबसे बेहतरीन रेमेडी है, आपके पास है। और नेकी करें, भलाई करें, परोपकार करें, ईर्ष्या और इन सब चीजों को त्याग दें।
और लाल किताब के बताए हुए जो असूल है, नियम है, उनको फॉलो करें। सबसे पहले कर्मों को सुधारें, ठीक है। उपायास जो है, प्रिकॉशन ज्यादा बेहतर है बजाय कि आप रेमेडी ढूंढें उस चीज के लिए। जी, एक आपने बताया कि एटीट्यूड सुधार है और शनि की उंगली से सुबह उठते ही मंजन करे पानी से या गंगा जल से। हाँ जी, प्लेन वाटर से या गंगा जल से उसको साफ करना शुरू कर दें। ये शनि की उंगली से? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि ये अग्नि है, इससे करिए ना तो मसूड़े जल जाते हैं धीरे धीरे। ये अच्छा, मध्यमा जो है ना, मध्यमा को इस्तेमाल करें। मध्यमा मध्यमा। हाँ जी, चांदी के ग्लास का प्रयोग कर सकते हैं, चांदी का चकोर अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह की कई रेमेडीज हैं जो कि किताब में दी हुई हैं। और फिर भी अगर बहुत ज्यादा बद है तो चांदी का चकोर लें, उसको लोहे की कील से अपने दक्षिण के दरवाजे में ठोक दें। बहुत बहुत तरीके हैं। तो दक्षिण के दरवाजे में दरवाजा नहीं है तो दक्षिण का? नहीं, अगर दक्षिण का दरवाजा नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ओके फिर तो ओके। आपने कम से कम वैसे नहीं खराबी है ना। तो हाँ। इसमें कई चीजें हैं कि हो सकता है कि आपकी कुंडली में मंगल बद ना हो, लेकिन आप जहाँ रह रहे हैं उसमें आपने कोई एंटी एलिमेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है अच्छा। ना। अब यहाँ पर एक बात समझिए आप, मंगल बद को चंद्र रोकता है, यानी कि कुंडली में जहां चंद्र बैठा है उससे हाँ, मदद लेंगे। बिल्कुल। और अच्छा, आप देखो किताब पढ़ो, आप किताब में क्या लिखा है, एक जगह तो लिखा है रेवड़ियां जल प्रवाह करो, एक जगह लिखा हुआ है बताशों का जल प्रवाह करो। आपने कभी फर्क समझा ना इसमें? देखिए, मंगल अगर नेक भी तो बुराई पे आ सकता है ना। मैंने क्या बोला अभी आपको कि जो नेक मंगल बुराई की तरफ जाएगा उसको बुध रोकता है। सिर्फ 7वें और 8वें घर में बुध, देखो अगर 8वें घर में मंगल खराब हो रहा है आपका, और उस समय आपका अगर बुध प्रबल हो गया तो वो बेड़ा गर्क कर देगा। अच्छा, रेमेडीज सोच समझ के, रेमेडीज बहुत सोच समझ के होती है लाल किताब की। ऐसी किसी को दो एक ग्रह देख के कभी रेमेडी नहीं दी जाती, ना ही कोई डिसीजन होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, अगर आपके हाथ में सर रेखा, हेड लाइन अगर बिल्कुल क्लियर है, बढ़िया है, तो आपका मंगल बदी की तरफ नहीं जाएगा फिर। ये तो इसमें ये समझना है कि अगर मंगल बद है तो पहले तो उसको चंद्र से कंट्रोल करो, और अगर मंगल नेक खराबी तरफ जा रहा है तो उसको आप बुध से कंट्रोल करेंगे। ये पढ़ने की चीज है। देखिए जीवन में देखिए, आप सोचें कि बिना कुछ मेहनत किए निचोड़ मिल जाएगा जीवन का, ऐसा कभी नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी भूषण जी, ठीक है काफी सर। आपने मंगल का काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया और काफी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी। थैंक यू सो मच भूषण जी।